हेलो बच्चों, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मेरा नाम है एम के सर। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि कौन सा साइंटिस्ट पीरियोडिक टेबल के लिए अपना कौन सा पॉइंट को रखा था, उस वक्त तक कितने एलिमेंट का डिस्कवर हुआ था, उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज के अनुसार हम लोग एलिमेंट को जो सजाया गया था उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लोग लेंगे। देखो, पीरियोडिक टेबल से ऐसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो तो 3 साल में 2 रहता है, मतलब हर एक साल रेगुलर नहीं रहता है। लेकिन प्रेडिक्टेबल से हम लोगों का आगे, चाहे वो ऑर्गेनिक में हो या इनऑर्गेनिक में, हम लोग अगर ब्लॉक भी पढ़ेंगे तो बहुत इसका यूज करना है। केमिकल बॉन्डिंग में पीरियोडिक टेबल के बगैर हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का पूरा कॉन्सेप्ट नहीं सीख सकते हैं। तो इसीलिए आप पीरियोडिक टेबल को जितना बेहतर हो सके आप इसको मजबूत कीजिए, आगे का चैप्टर आपके लिए आसान होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में पहला है कि एक इस डायग्राम को देखिए। पीरियोडिक टेबल में हम लोग इसमें समझते हैं। देखो, पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है उसको हम लोग कहते हैं कि यह पीरियड है। ठीक है, ठीक है, इसका संख्या जो होता है वो कितना होता है, 17। और वर्टिकल लाइन जो होगा इसको हम लोग बोलते हैं कि यह ग्रुप है। सॉरी, इसमें याद रखना 7 होता है। पीरियड जो होता है वो 7 और ग्रुप जो होता है वो कितना होता है, 18। जैसे देखो, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इसी तरह से ग्रुप का भी देखेंगे तो आप इसमें कितना हो जाएगा, 18। देखो, पीरियोडिक टेबल के अरेंजमेंट में ये बात को ध्यान में रखा गया था कि जो डोनर एबिलिटी हो, मतलब जो इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी रखता हो, उसको लेफ्ट साइड में रखा गया था। इसलिए हमेशा लेफ्ट साइड में होगा जो मेटल होगा। आप देखेंगे तो जैसे ग्रुप 1 में अल्कली है, उसके बाद अल्कलाइन अर्थ मेटल है, फिर ट्रांजिशन मेटल है। ठीक है, राइट साइड में हम लोग फिर अगर हम लोग देखते हैं तो कुछ मेटलॉइड्स है। ठीक है, कुछ मेटलॉइड्स है और उसके बाद फिर नॉन मेटल। ये सब जो एलिमेंट है ये सब कैसा है, रेड वाला जो भी दिख रहा है नॉन मेटल है। और इसमें ग्रीन वाले जो है इसको हम लोग इनर्ट गैस कहते हैं। ठीक है, इसमें टोटल 6 एलिमेंट है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडियन और जेनन। हम लोग इसको एकदम 1 बाय 1 जितने भी ग्रुप है सबको हम लोग याद कर लेंगे। एक सिंपल सा ट्रिक से हम लोग याद करेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ लेंगे तब उसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, पीरियोडिक टेबल से अभी भी लिंथेनॉइड और एक्टिनॉइड बाहर होता है जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है। तो इस चैप्टर में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस ये भी करेंगे कि ब्लॉक के अकॉर्डिंग पीरियोडिक टेबल का डिवीजन कैसा है। तो पहला जो 2 ग्रुप होता है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, इसको हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ग्रुप 3 बी से यहाँ तक की अगर हम लोग बात करेंगे, मतलब स्कैंडियम टू जिंक तक, तो इसको हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग डी ब्लॉक कहते हैं। और उसके बाद ये नॉन मेटल और मेटलॉइड्स के जो भी साथ में है इसको हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। तो देखो, ये हमारा मेन पीरियोडिक टेबल है, एस पी और डी। एस पी और डी ब्लॉक एलिमेंट हमारा मेन पीरियोडिक टेबल है। और ये लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स अभी भी पीरियोडिक टेबल से बाहर है, इसलिए इसको नीचे की तरफ रखा जाता है। ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन सा साइंटिस्ट पीरियोडिक टेबल में क्या अपने बात को रखा था। तो आइए सबसे पहले हम लोग डेवनेरर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग ट्राइड्स रूल बोलते हैं। ट्राइड्स रूल कहने का मतलब है 25-26 एलिमेंट का डिस्कवरी उस टाइम में हुआ था। इसमें याद रखना कि पीरियोडिक टेबल में डुबेरेनर ने 3-3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया था। ठीक है, 3-3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया था। तो इसमें डुबेरेनर ने ये बात बताया कि पहले एलिमेंट का, जैसे मान लो कि अगर हम कोई ग्रुप बना रहे हैं ए बी और सी, ये कोई 3 एलिमेंट है, तो इसका एटॉमिक मास और फिर ये सी वाले एटॉमिक मास की अगर हम बात करेंगे, एटॉमिक मास, इस दोनों का जो एवरेज वैल्यू होगा, वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास वो किसका हो जाएगा, एलिमेंट बी का। मतलब फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप, फर्स्ट मेंबर एंड लास्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप आर द एवरेज वैल्यू टू गिव एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड एलिमेंट। इसमें याद रखना, जैसे एग्जांपल में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, या आप
इनर्ट, इसके लिए अगर आप इनर्ट गैस में भी देखेंगे तो हीलियम, नियोन, क्रिप्टन। आप अगर हैलोजन फैमिली में देखेंगे तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो अगर हम लोग यहाँ पर अगर चेक करते हैं कि क्या पहला और तीसरा एलिमेंट का एवरेज वैल्यू दूसरे के बराबर होता है, तो हम लोग इसको देख लेते हैं। थोड़ा सा याद रखना, पीरियोडिक टेबल में मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा। जैसे अब देखो, लिथियम है पहला ग्रुप, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है। तो ट्राइड्स रूल के अकॉर्डिंग लिथियम का मास नंबर हम लोग जानते हैं कितना होता है, 7, और पोटेशियम का 39। तो अगर हम लोगों का एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम चाहिए तो इस दोनों का एवरेज वैल्यू हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 7 और प्लस 39 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया 46/2। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 23। अब बताओ सोडियम का एप्रोक्स एटॉमिक मास कितना होता है, 23। अगर हम लोग फिर अगर दूसरे केस में देखते हैं, जैसे मान लो कि क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, तो क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है 35.5 और आयोडीन का 127। आइसोटोप्स में कहीं इसका यूज कर सकते हो 121, क्योंकि आयोडीन का 2 स्टेबल आइसोटोप्स है, एक होता है 121 और एक होता है 127। हमको निकालना है ब्रोमीन का। तो एटॉमिक वेट ऑफ Br यह जो होगा यह कितना हो जाएगा, तो 35.5 और प्लस 127 डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो हमारा होगा 0.5, 7 5 12 के 2 और 12 3 15 1 16 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 81.25। ठीक है, लेकिन जो ब्रोमीन का जो अप्रोक्स जो मास नंबर होता है वो होता है 80। इतना अगर थोड़ा बहुत अगर फर्क आ रहा है तो इससे कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब यह है कि जब तक पीरियोडिक टेबल में 26 एलिमेंट का डिस्कवरी हुआ था, तो ट्राइड्स रूल जो था ड्यूबेरेनल का वो अभी तक सही है कि पहला का मास और तीसरे के मास का एवरेज वैल्यू कौन सा होता है, सेकेंड वाला का। जैसे यहाँ हमारा 81.25 है, यहाँ हम लोग जानते हैं कि ब्रोन का स्टेबल जो मास नंबर होता है वो कितना होता है 80। तो हम लोग इसी वैल्यू को मान लेंगे क्या, यह 80 है। ठीक है, यह पहला पॉइंट। दूसरा कि जो भी ग्रुप में अरेंजमेंट किया तो उसमें मेटल को एक साथ रखा, फिर नॉन मेटल को एक साथ रखा। जैसे इसमें देखिएगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो इसका प्रॉपर्टीज भी सेम होता है। क्या, इस सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट का ग्रुप बनाया था, सेम प्रॉपर्टीज ऑफ ईच। जितने भी ग्रुप का मेंबर्स होगा वो सब के सब कैसा होगा, सेम प्रॉपर्टीज वाला। देखो जैसे इसका वैलेंसी 1 होता है, इसका भी 1, इसका भी 1, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है। देखो सिंपली कोई भी पीरियोडिक टेबल में आपको मेटल और नॉन मेटल आइडेंटिफाई करना है तो याद रखना, जिस नाम के साथ अगर एम पर फिनिश होता है, अगर कोई एम पर खत्म होता है तो उसको हम लोग मेटल कहेंगे। ये 99% केस में लागू होगा। और जो एन पर खत्म होगा उसको नॉन मेटल कहेंगे, ये भी याद रखना। ठीक है, जैसे इसमें देखो ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कार्बन, नियोन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये सब कहाँ खत्म हो रहा है, एन पर, तो ये सब हो जाएगा नॉन मेटल। दूसरा फिर देखोगे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब कहाँ खत्म हो रहा है, एम पर, तो इसको हम लोग मेटल कहते हैं। तो देखो पहला जो डेबरेनर का ट्राइड्स रूल है उसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सब कहाँ फिनिश हो रहा है, एम पर, तो ये सब क्या हो जाएगा, मेटल। तो इसका प्रॉपर्टी जो होगा वो सेम होगा। तो वैलेंसी 1 है तो सभी का 1 होगा। अगर हम बॉन्डिंग नेचर देखेंगे तो सबके सब का होगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके बनाएगा। आप 10th क्लास में पढ़े ही हैं। ठीक है, तो नेचर के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट हुआ था। लेकिन इस रूल्स में सिर्फ आपको यह याद रखना है कि पहला और तीसरा एलिमेंट का एवरेज जो वैल्यू होगा वो सेकेंड एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर होगा। यही है ट्राइड्स रूल। ठीक है, दूसरा हम लोग देख लेते हैं। जैसे दूसरा है डी चैन-कोटोइज पीरियोडिक रूल। डी चैन-कोटोइज पीरियोडिक रूल में क्या हुआ था, ये बहुत आसान है, ये ज्यादा सक्सेस नहीं था। ठीक है, इसमें ये क्या बताए कि 16x16 का एक सिलेंड्रिकल शेप ड्रॉ किया, 16x16 का
हम बताते हैं, पहले स्ट्रक्चर को देख लो। इसमें टोटल 16 इंटू 16 की बात है, इधर से भी 16 है और हर एलिमेंट के हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन के बीच में एंगल जो कंसीडर किया था वो 45 डिग्री। जैसे ये जो एंगल होगा तो एक एलिमेंट यहाँ है तो दूसरा एलिमेंट यहाँ होगा, तो इसके बीच का जो एंगल होगा वो कितना होना चाहिए। जैसे मान लो ये हुआ ना इस तरह का, तो ये जो होगा एक एलिमेंट मान लो कि यहाँ है एक्स, यहाँ पर मान लेते हैं कोई वाई, तो ये जो एंगल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 45 डिग्री। तो इसमें 16 इंटू 16 का एक सिलेंडर बनाया और इसमें बताया कि फर्स्ट पीरियड और सेकेंड पीरियड के बीच में जो मास का चेंज होगा वो 16 का होगा, 16 का होगा। यही कहता है डी चैन-कोटवाइज। ठीक है, देखो इसमें जैसे अगर हम लोग देखते हैं, जैसे ग्रुप 1 एलिमेंट के लिए अगर हम लोग लेते हैं, जैसे मान लो कि ऑक्सीजन है और यहाँ हम लोग लेते हैं एंड पॉइंट पर सल्फर, तो ऑक्सीजन का मास नंबर कितना होता है 16 और सल्फर का मास नंबर कितना होता है 32। तो अगर हम देखते हैं तो 32 माइनस 16, तो यह कितने के बराबर हो जाएगा 16 के बराबर हो जाएगा। आप अगर मेटल्स के केस में देखेंगे तो देखिए लिथियम, तो लिथियम का मास नंबर कितना होता है 7 और उसके बाद सोडियम होता है सेकेंड एलिमेंट, तो सोडियम का मास नंबर कितना होता है 23। तो इस दोनों के बीच के अगर हम लोग डिफरेंस को देखेंगे तो क्या हो जाएगा 7 23 माइनस 7, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा 16। ठीक है, तो इसमें ये याद रखना है कि फर्स्ट पीरियड और सेकेंड पीरियड एलिमेंट के बीच में जो मास का डिफरेंस होगा वो 16 का होगा, इसीलिए 16 इंटू 16 का टेबल बनाया था इसने। इसमें एक खास बात है, जैसे एंगल जो मेंशन किया ना 45 डिग्री, इसका खास वजह है। इसमें जब डायगोनल रिलेशनशिप हम लोग पढ़ेंगे एक एलिमेंट का दूसरा एलिमेंट से, तो हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ते हैं, वहां पर एंगल का बहुत काम है। जैसे मान लो कि लिथियम है, सोडियम है, फिर इसके साथ अगर हम लोग देखते हैं तो मैग्नीशियम हो गया और यहाँ कैल्शियम होगा। इसका डायगोनल, लिथियम का डायगोनल अगर हमको पढ़ना है तो किसके साथ पढ़ेंगे मैग्नीशियम के साथ, और फिर सोडियम का डायगोनल पढ़ना है तो किसके साथ पढ़ेंगे कैल्शियम के साथ। डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब होता है कि एक तो ग्रुप में प्रॉपर्टी सेम होता है तो होता ही है, उसके साथ डायगोनल में जो एलिमेंट होगा वो दोनों का प्रॉपर्टीज भी सेम होगा। तो हम लोग डायगोनल रिलेशनशिप पर आगे डिटेल चर्चा करेंगे। आपको डी चैन-कोटवाइज में सिर्फ याद रखना है कि यह 16 इंटू 16 का एक सिलेंडर है जिसमें एलिमेंट का अरेंजमेंट एंगल 45 डिग्री पर रख के किया गया था। उसमें फर्स्ट पीरियड और सेकेंड पीरियड एलिमेंट के मास नंबर का जो डिफरेंस होगा वो 16 के बराबर होगा। समझ गए? ठीक है, अब उसके बाद हम लोग तीसरा देख लेते हैं। जैसे ऑक्टेव्स रूल्स है न्यूलैंड्स का, ठीक है, ऑक्टेव्स रूल न्यूलैंड्स का। तो इस टाइम पर एलिमेंट की संख्या कुछ ज्यादा डिस्कवर्ड हो गया था। ठीक है, अब यहाँ पर न्यूलैंड्स के अकॉर्डिंग एलिमेंट को मास नंबर, इंक्रीजिंग मास नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया था पीरियड के फॉर्म। ठीक है, इसमें ग्रुप से कोई मतलब नहीं है, पीरियड के फॉर्म में अरेंजमेंट किया था और ये बोला कि हर 8वें एलिमेंट का प्रॉपर्टीज जो होगा, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो या केमिकल प्रॉपर्टीज हो, वो 8वें एलिमेंट से रिपीट करेगा, लाइक म्यूजिकल स्केल, सारेगामा पाधा निसा आप जानते होंगे, उसी के अकॉर्डिंग इसका अरेंजमेंट किया गया हुआ है। जैसे आप देखिए यहां अगर हम लेते हैं लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उसके बाद है 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद है फिर आ जाएगा यहाँ पर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फिर यहाँ पर आ जाएगा पोटेशियम, यहाँ पर आ जाएगा कैल्शियम और इसी तरह से चलेगा। अब देखो जैसे ये जो
फॉलो करता है म्यूजिकल स्केल का वो है सा रे गा मा पा धा नी और फिर आ जाएगा सा। ठीक, अब देखो मतलब जो इस एलिमेंट का प्रॉपर्टीज होगा वही इसका होना चाहिए, रिपीट होना चाहिए हर 8वें एलिमेंट का। तो देखो हमारा फर्स्ट एलिमेंट कौन है, लिथियम है। ठीक है, तो लिथियम के लिए अगर हम इस म्यूजिकल स्केल को फॉलो करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 और 7 के बाद फिर कौन है 8। अब इसमें या फिर अगर आप सोडियम से देख रहे हो तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8वें नंबर पर कौन आ रहा है पोटेशियम। इसमें जो प्रॉपर्टीज सोडियम का होगा वही प्रॉपर्टीज लिथियम का भी होगा। ठीक है, आप जानते हैं कि लिथियम मेटल है तो सोडियम भी मेटल है, इसका इसका वैलेंसी 1 होता है तो इसका भी वैलेंसी 1 होता है। ये भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके बॉन्ड बनाएगा तो ये भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके बॉन्ड बनाएगा। इसको लिथियम को भी हम लोग चाकू से काट सकते हैं तो सोडियम को भी चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, लेकिन 100% प्रॉपर्टीज मैच हो ये कोई जरूरी नहीं है। जितना सिमिलरिटीज है उसी के हम लोग बारे में चर्चा करेंगे। जैसे पोटेशियम के बाद इस ग्रुप का कोई भी और एलिमेंट की बात करेंगे तो हम उसको चाकू से नहीं काट सकते हैं। तो ये एक प्रॉपर्टीज डिफरेंस हो गया कि नहीं। लेकिन ये कब लागू हुआ, जब मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल आया तब, जब न्यूलैंड्स अपना पीरियोडिक टेबल रिप्रेजेंट कर रहे थे तो उस टाइम तक एलिमेंट की संख्या एक लिमिटेड था, समझ गए। तो उसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि सब प्रॉपर्टीज सही है। लेकिन अभी के पीरियोडिक के लिए आप पीरियोडिक टेबल के लिए आप नहीं बोलेंगे कि सबकी सभी के सभी बात सही है। ठीक है, पहला पॉइंट। उसके बाद जैसे मान लो हमको नाइट्रोजन के लिए देखना है तो देखो इसका 8वां एलिमेंट जो होगा वो कौन हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इस बार 8वां एलिमेंट कौन है, फास्फोरस। तो आपको मालूम है नाइट्रोजन कैसा होता है, तो नॉन मेटल होता है। ठीक है, नॉन मेटल होता है। फास्फोरस कैसा होता है, तो ये भी नॉन मेटल होता है। ठीक, इसका वैलेंसी की बात करेंगे तो इसमें वैलेंसी 3 होता है और इसका भी वैलेंसी की बात करेंगे तो इसका भी वैलेंसी कितना होता है, 3 होता है। लेकिन जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे इसका वैलेंसी जो होता है वो वेरिएबल होता है, 3 से 5 तक जाता है। लेकिन नाइट्रोजन का जो वैलेंसी है वो कांस्टेंट है, इसका 3 ही होता है। लेकिन इसमें ज्यादातर जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर है। कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो पी ब्लॉक ये भी एलिमेंट है, पी ब्लॉक ये भी एलिमेंट है। ठीक है, सब चीज हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। तब उसके बाद हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो और ज्यादा आएगा कोई, लेकिन खास ज्यादा इतना इसको नहीं दिमाग में बैठालना है कि पूरा हम याद कर ले। ठीक है, तो याद रखिएगा न्यूलैंड्स के अकॉर्डिंग क्या है कि म्यूजिकल स्केल जो आप जानते हैं सारे गा मा पा धा नि सा, उसके अकॉर्डिंग हर 8वें एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज होगा वो एक दूसरे से मैच करेगा। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं न्यूलैंड्स पीरियोडिक लॉ। ठीक, उसके बाद देखो लूथर मेयर कर्व भी एक पीरियोडिक लॉ दिए थे। ये जो लॉ बेस्ड था वो डेंसिटी पर था। ठीक है, डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। तो यहाँ हम लोग लेंगे मास ऑफ एटम और वॉल्यूम ऑफ एटम। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट किया था। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है याद रखना कि अल्कली जो मेटल था, अल्कली मेटल जिसका एटॉमिक नंबर जो सबसे ज्यादा होगा, जिसका एटॉमिक नंबर वो टॉप पोजीशन पर था। ठीक है ना, वो टॉप पोजीशन पर था। जैसे अगर हम अल्कली मेटल की बात करेंगे तो कौन कौन होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सबको हम लोग कहते हैं अल्कली मेटल। ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, अल्कली मेटल। तो आप इसमें देखेंगे इसमें मास नंबर लिथियम का सबसे कम है और फ्रांसियम का क्या है, सबसे ज्यादा है। तो यहाँ लिथियम का पोजीशन यहाँ है, फिर उसके बाद सोडियम है, फिर पोटेशियम है। मतलब कर्व जैसे जैसे आगे बढ़ेगा मास नंबर के अकॉर्डिंग क्या होगा कि उसका ग्राफ में एटॉमिक वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा। तो ये किसकी बात किया था, अल्कली मेटल का। दूसरा है हम लोगों के पास अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए आप याद रखेंगे कि मिड पॉइंट डिसेंडिंग लाइन का मिड पॉइंट पर, ठीक है ना, डिसेंडिंग लाइन के मिड पॉइंट पर
अल्कलाइन अर्थ मेटल को सजाया गया था। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होता है? ये हो गया बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एस्टोटियम, बेरियम और रेडियम। देखो ये हम जितना भी लिख रहे हैं ना बेटा, अभी पीरियोडिक टेबल जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अकॉर्डिंग, उस टाइम में यहाँ फ्रांसियम नहीं था। जब मेयर अपना कर्व ड्रॉ कर रहे थे तो उस टाइम में नहीं था, इस टाइम में बेरियम और रेडियम भी नहीं था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कौन था, ठीक है ना। तो अब देखो कि ये डिसेंडिंग लाइन के मिड पॉइंट पर होता है। जैसे मान लो कि यहाँ पर हो जाएगा मैग्नीशियम, फिर यहाँ पर हो जाएगा कैल्शियम, फिर यहाँ पर हो जाएगा एस्टोटियम, फिर यहाँ पर हो जाएगा बेरियम, ठीक। उसके बाद देखो हेलोजन फैमिली को एसेंडिंग लाइन के बिल्कुल मिड पॉइंट पर रखा गया था। हेलोजन फैमिली में कौन कौन आएगा वो भी याद रखना, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सबको हम लोग क्या कहते हैं? हेलोजन कहते हैं, हेलोजन। और इसको हम लोग अल्कली कहते हैं और इसको हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल। सब पर हम लोग डिटेल करेंगे, इसी चैप्टर में करेंगे, ब्लॉक वगैरह भी पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे, और बाकी तो एक एक एलिमेंट का डिटेल स्टडी ब्लॉक में हम लोग करेंगे। उसके बाद तो हम लोगों को 3 पॉइंट, इसमें मेनली 3 पॉइंट है, वो याद रखना। अल्कली मेटल टॉप पोजीशन, अल्कली मेटल टॉप पोजीशन पर होता है, और मास नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा उसका वॉल्यूम क्या होगा, वैसे ही इंक्रीज करेगा। दूसरा, उसमें अल्कलाइन अर्थ मेटल को डिसेंडिंग लाइन पर, जब मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो उसके बिल्कुल मिड पॉइंट पर इसको सेट किया था। और हेलोजन फैमिली को मतलब असेंडिंग लाइन के टॉप पोजीशन, मिड पोजीशन पर हम लोग इसको फिक्स करके रखे हुए हैं। समझ गए बात को? तो ये था लूथर मेयर कर्व का पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो यहाँ पर ये नहीं बताया था प्रॉपर्टीज वगैरह के बारे में कि क्या होगा, ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट के आप देखेंगे तो ग्रुप वही बन जाता है जो हम लोग पहले 2 हिस्ट्री के बारे में जाने हैं, जैसे डोबरेनर हो या न्यूलैंड्स हो, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे। उसके बाद है मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ। देखो सबसे सक्सेसफुल जो पीरियोडिक टेबल था, हम अभी फिर एक बार बोल रहे हैं, आज भी पीरियोडिक टेबल कंप्लीट नहीं है, लेकिन काम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे सक्सेस जो है वो मेंडली पीरियोडिक टेबल है। इसी के मॉडिफाइड फॉर्म को हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं, जो सभी किताब में मौजूद है अभी, ठीक है। तो मेंडली पीरियोडिक टेबल में क्या होता है कि यह एटॉमिक मास के इंक्रीज के एवरेज वैल्यू के अकॉर्डिंग एलिमेंट को अरेंज किया था, ठीक है, पीरियड में भी और ग्रुप में भी। तो इस बात को आप याद रखिएगा, द अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट आफ्टर रेगुलर इंटरवल एलिमेंट विद द सिमिलर प्रॉपर्टीज रिस्पेक्ट टू द टेबल इज डिवाइडेड इनटू। इसमें याद रखना, चाहे वो ग्रुप की बात करें या पीरियड की बात करें। जैसे अब हम लोग जो कंप्लीट पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे तब मेंडलीफ के अकॉर्डिंग ये पीरियोडिक टेबल हम लोगों का बनेगा, ठीक है। इसमें हम लोग कहते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट है, इसको हम लोग कहते हैं ग्रुप 1, जिसमें लिथियम है, सोडियम है, फ्रांसियम है, और ये कहाँ तक चला जाएगा, फ्रांसियम तक। फिर ग्रुप 2 एलिमेंट की बात अगर हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका मैग्नीशियम, कैल्शियम, एस्टोटियम और बेरियम, इसको याद रखें। और ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। फिर इसके बाद ये हम लोगों का जो है, इसको हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, जैसे आपको हम शुरुआत में ही बताए हैं। पी ब्लॉक में 6 ग्रुप होता है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और नीचे में लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड होता है, और इसी के मॉडिफाइड फॉर्म को हम लोग कहते हैं कि यह मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जिस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। अब देखो इसका डिमेरिट के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। ये मेंडली पीरियोडिक टेबल का डिमेरिट क्या है? सबसे पहला पॉइंट कि मेंडली पूरा कोशिश किया था कि हाइड्रोजन को हेलोजन फैमिली के साथ में रखे, राइट साइड में, मतलब इनर्ट गैस से पीछे, क्योंकि हाइड्रोजन नॉन मेटल होता है, और इसमें जो भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है ये सब भी नॉन मेटल है, और सबका इस सब एलिमेंट का वैलेंसी जो होता है, वैलेंसी ये 1 होता है, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन इसी पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन कहाँ है? लेफ्ट साइड में है, ठीक है। वो भी कहाँ है? तो टॉप पोजीशन पर। मतलब इसके पीरियोडिक टेबल में आज भी हाइड्रोजन का अरेंजमेंट नहीं है,
ठीक है ना, हेलोजन, बट इट वाज द प्लेस इन द फर्स्ट ग्रुप। ये पहला याद है, याद रखना। उसके बाद द एटॉमिक मास ऑफ द कोबाल्ट 59.8 इज लार्जर देन द एटॉमिक मास ऑफ द निकेल। मतलब ये देखो, कोबाल्ट होता है पहले, ट्रांजिशन एलिमेंट की बात कर रहा है, ठीक। जैसे देखो ये हो गया स्कैंडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, वेनेडियम हो गया, क्रोमियम हो गया, मैग्नीज हो गया, आयरन हो गया, फिर उसके बाद होता है कोबाल्ट, उसके बाद होता है निकल, तब कॉपर, तब जिंक। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि है पीछे में। और मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल क्या कहता है कि जैसे जैसे आप एलिमेंट को आगे बढ़ाइएगा तो उसका मास नंबर इंक्रीज करेगा, लेकिन इसमें अपोजिट है, ठीक है ना। कोबाल्ट का मास नंबर 58.9 है, उसके कंपेरिजन में निकेल का थोड़ा ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन निकेल का 58.6 है, ठीक है। तो ये इसका डिमेरिट है, ठीक है। उसके बाद है कि आइसोटॉप्स का पोजीशन के बारे में ये लोकेट नहीं कर पाया कि आइसोटॉप्स का जो पोजीशन होता है सिर्फ मास नंबर चेंज करेगा, लेकिन पोजीशन वही रहना चाहिए, उसको नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। मेंडलीव कुड नॉट एक्सप्लेन द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इन द एलिमेंट। और उसके बाद लेंथेनोइड और एक्टिनोइड का पोजीशन पीरियोडिक टेबल में नहीं दिया गया था, ये मेंडलीव का इतना डिमेरिट है। हालांकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी आप देखेंगे तो वहां भी लेंथेनोइड और एक्टिनोइड्स का पीरियोडिक टेबल में कहीं भी जगह नहीं है, ठीक है। तो इसका डिमेरिट है, 1-2 पॉइंट इसमें याद रखिएगा। और कुछ याद रहे या ना रहे, सिर्फ ये याद रखना कि हाइड्रोजन का पोजीशन आज भी पीरियोडिक टेबल में फिक्स नहीं है, क्योंकि वो मेटल के साथ में है, ठीक। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो हम आपको सीधे सीधे बोल रहे हैं कि इसमें क्या होता है कि मोसले, इस लाइन को याद रखना, मोसले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का अरेंजमेंट किया इस एक्सरे स्पेक्ट्रम से, ठीक है, एक्सरे स्पेक्ट्रम से, कि जिसका मास नंबर बढ़ेगा उसको हम लोग पीरियड में सजाएंगे, और ग्रुप में भी उसके सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट के हम लोग मास नंबर जो बढ़ेगा उसी के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट करेंगे। तो पीरियड में जरूरी नहीं है कि प्रॉपर्टीज सेम हो, लेकिन ग्रुप में हर हाल में प्रॉपर्टीज सेम होना चाहिए। और उस टाइम में सिलेक्ट किया गया कि एटॉमिक नंबर को जेड से और एटॉमिक मास को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करेंगे, और किसी भी एलिमेंट का जो सिंबलिकली रिप्रेजेंट होगा वो होगा एक्स मान लो, और मास नंबर को हम लोग ऊपर में रखेंगे और एटॉमिक नंबर को नीचे में। तो इसको हम लोग कहते हैं एटॉमिक मास, और इसको हम लोग कहते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। तो ये मॉडिफाइड फॉर्म है किसका, मेंडलीव का, जिसको हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। और इसका डिस्कवरी कौन किया था, तो मोसले। कैसे, तो एक्सरे स्पेक्ट्रम से, ठीक है। आप इसमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही बात याद रखेगा, बावजूद इसके आप याद रखोगे कि अभी भी पीरियोडिक टेबल कंप्लीट नहीं है, ठीक है। एक चीज और याद रखना कि जैसे लेफ्ट साइड में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड में कुछ जगह को खाली रखा गया था। जैसे देखो हम बताते हैं तुमको, लेफ्ट साइड में पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट के जगह को, जैसे यहाँ पर देखो 89 to 103, इसके बीच में 2 एलिमेंट खाली है, समझ रहे हो। यहाँ पर ये जितना भी है नए एलिमेंट्स है, आने वाले दिन में डिस्कवर्ड होगा तो रखेंगे हम लोग। तो लेफ्ट साइड में पीरियोडिक टेबल में जगह खाली रखा गया कि कोई अदर एलिमेंट का डिस्कवरी होगा तो उसको हम लोग लिख लें। दूसरी बात कि जो भी एलिमेंट 100 से ज्यादा है उसका अभी तक कोई फिक्स नाम नहीं है, लेकिन ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि है बहुत सारा। जैसे 100, जैसे मान लो कि 114 है, तो ये पूछा हुआ था 2022 के नीट, ठीक है। 114 को, इसको हम लोग फ्रेबियम कहते हैं, याद रखना इसको। तो कभी कभी पूछ देता है, लेकिन अभी भी ये सबका सुटेबल नहीं है। मेन जो एलिमेंट डिस्कवर्ड है वो 100 तक है। तो हम लोगों का एक टाइटल देता है कि अगर आपको लिखना हो इंटरनेशनल नेम तो आप कैसे लिखेंगे, उस पर हम लोगों को फोकस करना है। वहां से सबसे ज्यादा सवाल आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के। इस टॉपिक से आपको अगर सवाल सबसे ज्यादा आएगा तो वो आएगा आइपक नोमेनक्लेचर से, ठीक है। तो आइए हम लोग उसको देखते हैं। तो ये आप समझ गए, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। और इसी में बोला गया कि हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग हमेशा पीरियड बोलेंगे, और वर्टिकल लाइन को हम लोग हमेशा ग्रुप बोलेंगे। ग्रुप की संख्या 18 है,
उसको हम लोग 3 पार्ट में बांट के रखे हुए हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, और लेंथेनॉइड और एक्टिनोइड्स आज भी पीरियोडिक टेबल से बाहर है, आप इसको याद रखिएगा। उसके बाद है नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 16। ठीक है, इसी पर हम लोगों का मेन चर्चा करना है कि जब एटॉमिक नंबर 60 से ज्यादा हो तो उसको क्या कहेंगे। तो देखो, इसमें हम लोग 3 बात पर याद रखेंगे। पहला कि सबका कोड आपको याद रखना है, किस नंबर को किस कोड से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर नंबर है, यहाँ पर उसका कोड है, यहाँ पर इसका क्या है, कोड है। अगर 0 रहेगा ना तो इसके लिए हम लोग नील का इस्तेमाल करेंगे, नील मतलब कुछ नहीं, 0। अगर 1 रहेगा ना, ठीक है ना, उसके लिए हम लोग अन का इस्तेमाल करते हैं। अगर 2 रहेगा तो इसके लिए हम लोग बाई, डाई वर्ड से भी 2 होता है, लेकिन जब नोमेनक्लेचर के बात करोगे तो वहां पर याद रखना बाई का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अगर 3 रहेगा तो इसको हम लोग ट्राई लिखते हैं, 4 रहेगा तो टेट्रा मत लिखना, इसका क्वाड होता है। ठीक है, अगर 5 रहेगा तो इसको हम लोग पेंट लिखते हैं। ठीक है, और उसी तरह से अगर 6 रहेगा तो इसको हम लोग हेक्स बोलते हैं, और 7 रहेगा तो यहाँ हेप्ट नहीं लिखना, इसका सेप्ट होता है। ठीक है, सेप्ट होता है। और 7 के बाद 8 अगर रहेगा इसको हम लोग ऑक्ट बोलते हैं, और उसके बाद 9 अगर होगा तो इन होगा, और इसी से हम लोग सभी नंबर को लिख सकते हैं। जैसे मान लो अगर हमको कोई एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर 101 है, 101 है, तो 1 1, तो यहाँ अगर हमको लिखना होगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो। ठीक है, जैसे एक के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे, तो एक के लिए हम लोग जो वर्ड यूज करेंगे वो होगा अन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अन। ठीक, उसके बाद 0 के लिए होगा नील, और उसके बाद फिर हो जाएगा अन। ठीक है, एक चीज याद रखना, जब हम लोग इस तीनों नंबर का जब सिंबल हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे तो देखेंगे कि जो नाम हम लिखे हैं क्या वो आई पर खत्म हुआ है। अगर आई पर खत्म होगा तो हम लोग सिर्फ यू एम ऐड कर देंगे, अगर आई पर खत्म होगा तो यू एम ऐड कर देंगे। अगर आई पर नहीं खत्म होगा तो उसमें हम लोग आई यू एम का इस्तेमाल करेंगे, तो ये हो जाएगा अन नील अन यम। ठीक है, इसको एक बार देखो क्या हो जाएगा, अन नील अन नियम। ठीक है, 3 लेटर सिंबल में सबका फर्स्ट वाला जो वर्ड है उसको इस्तेमाल करें, जैसे अन नील अन, तो इसका 3 लेटर सिंबल क्या हो जाएगा, 3 लेटर सिंबल की अगर हम बात करेंगे तो अन नील अन। ठीक है, ये याद रखना। अगर मान लो कि हमको जैसे 104 का लिखना है तो 104 का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अन, 0 के लिए हो जाएगा नील, और फिर हमको जानते हैं कि 4 का क्या होता है, क्वाड। तो क्वाड में भी क्या होगा कि खत्म नहीं हो रहा है, क्वाड, तो यहाँ भी आई यू एम इस्तेमाल करेंगे, तो अन, तो यू एन क्यू, ये इसका 3 लेटर सिंबल है। अगर मान लो हमको 112 का लिखना है, 112 एटॉमिक नंबर है, तो क्या हो जाएगा, अन अन बाई। अब देखो यहाँ आई पर खत्म हुआ तो इसमें सिर्फ हम लोग यू एम जोड़ देंगे, और इसका 3 लेटर सिंबल जब बनाएंगे तो यू यू और बी, यू यू और बी, ये हमारा 3 लेटर सिंबल होगा। तो ये आईपॉक सिस्टम लिखने का तरीका है। आप एक और देख लीजिए, जैसे आपको 109 लिखना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अन नील अन नील, और 9 के लिए इन होता है, ठीक है ना, तो इन नी यम। ठीक, ये हम लोगों का नोमेनक्लेचर लिखने का तरीका है। तो आप इसमें क्या करोगे, जब भी लिखोगे ना तो 100 to 120 तक लिख लेना, लिखने का तरीका यही है। सिर्फ इसमें याद रखना
जो नाम आई पर खत्म हो उसमें यूएम ऐड करना है, और जो आई पर खत्म नहीं हो तो उसमें IUM ऐड करना है। और 3 लेटर सिंबल के लिए जो जो नंबर होगा उसका फर्स्ट वर्ड को हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो वही कहलाता है 3 लेटर सिंबल। ठीक है, इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सबसे पहले ये कब लिख पाओगे, जब नंबर कोड आपको मालूम रहेगा तब। अगर नंबर कोड याद नहीं है तो गलत हो जाएगा। आप 10th क्लास के चैप्टर 4 में पढ़े हैं, जैसे कार्बन एक रहता है तो उसको मीथीत बोलते हैं, तो बहुत सारे बच्चे वहां पर मिस्टेक कर देता है। 4 के लिए जैसे टेट्रा वर्ड का यूज कर देगा तो टेट्रा नहीं होता है। तो 4 वाले में आप एक अच्छे से याद रखना कि इसको हम लोग क्वाड बोलते हैं। फिर 7 में हेप्ट बोल देता है, तो यहाँ आपको हेप्ट नहीं बोलना है, यहाँ आपको सेप्ट बोलना है। ठीक है, अगर यही रहता 117 मान लीजिए, तो इसका नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑन ऑन सेप्टियम, ऑन अनसेप्टियम। यहाँ पर ऑन अनहेप्टियम कोई लिख देगा तो वो गलत हो जाएगा। नीट 2019 में भी पूछा हुआ था और 2021 में भी पूछा हुआ था, बहुत सवाल रहता है। आपको इसमें मेनली नोमेनक्लेचर पर ध्यान देना है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों का जो नेक्स्ट जो इसका टॉपिक होगा ये ओवरऑल हिस्ट्री था। इसके बाद जो पीरियोडिक टेबल का ओरिजिनल वाला जो बात सब है, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, उस सब पर हम लोग इसका चर्चा करेंगे। सेकेंड वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।